जय भारत दोस्तों, 12वीं क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने ब्लड, उसके ग्रुप और हार्ट, हृदय के बारे में पढ़ लिया है। आज हम आपको उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग इसे कहते हैं रक्त का थक्का जमना। यहाँ से हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो उसी पे हम चर्चा आज करेंगे आपसे। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे हॉवेल। हॉवेल नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। आप ऐसे ही साधारण देखते होंगे, हम लोग देखते हैं कि हम लोग को चोट लगती है तो ब्लड कुछ देर बाद अपने आप बहना बंद हो जाता है। क्यों, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये क्या एक रासायनिक प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, इस कारण ब्लड जो है जमता है। अगर ब्लड जमे ना तो क्या होगा, शरीर से ज़्यादा रक्त बाहर निकल आएगा और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो कोई टिश्यू है, कहीं पे चोट लगती है जब, और जो प्लेटलेट्स है, इसके पहले क्लास में हमने बताया था प्लेटलेट्स के बारे में। तो जब कहीं पे चोट लगती है वहाँ से और ब्लड से हमारे प्लेटलेट निकलता है। तो आप देखते हैं, मान लीजिए किसी को चोट लगी है, तो चोट लगने पे वहाँ पे जब थोड़ा ब्लड बहना बंद हो जाता है, वहाँ पे हल्के पानी रंग का, पानी कलर का दिखता है सफ़ेद, तो वो क्या है, उसे बोलते हैं सीरम। चोट लगने के बाद जब घाव पे ब्लड बहना बंद हो जाता है तो जो पानी दिखता है उसे हम बोलते हैं सीरम। तो जो टिश्यू है जहाँ से चोट लगी है वहाँ से और प्लेटलेट से एक थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये और प्लाज्मा प्रोटीन, ये आपके जो ब्लड क्लॉटिंग है इसमें 13 फैक्टर काम करते हैं। 13 फैक्टर इसमें फैक्टर क्या है, ये प्रोटीन एक प्रकार की है, हमारे लीवर में ये बनती है, पूरी ब्लड क्लॉटिंग के जमने में ये सहायता करती है। लेकिन एग्जाम में केवल यही पूछता है क्वेश्चन, कितने फैक्टर काम करते हैं, तो 13 फैक्टर काम करते हैं। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये यहाँ पे फैक्टर नंबर 3 जो है काम करता है, और प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम ये महत्वपूर्ण है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा प्रोटीन, कैल्शियम से मिलकर जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये इनएक्टिव अवस्था में रहता है। इसको थ्रोम्बोकाइनेज की एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन में बदलने के बाद क्या होता है, ये थ्रोम्बिन जो है एक प्रोटीन की तरह, एक कैटालिस्ट की तरह, कैटालिस्ट या एंजाइम की तरह ये कार्य करता है। और ये क्या करता है, जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन को यहाँ पे एफ फैक्टर 1 काम करता है इसको, और ये जो है फाइब्रिन में चेंज होता है। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव अवस्था में रहता है। जैसे ही ये थ्रोम्बिन, कैटालेज या एंजाइम कह सकते हैं आप, एंजाइम का काम ही है कि रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करना या धीमा करना। तो ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को इनएक्टिव अवस्था में रहता है, इसको एक्टिव करके फाइब्रिन एक जाल की तरह से संरचना बना देता है, और इसमें फैक्टर 5 से 8 हेल्प करते हैं। तो जो जाल बनती है ये, जैसे आप देखते हैं कि कहीं पे बाढ़ वगैरह आती है, अगर पानी तेज़ी से बह रहा है, अगर आप वहाँ पे कुछ लगा दें, मान लीजिए यहाँ से ये पानी का फ्लो तेज़ी से आ रहा है और यहाँ पे कुछ बना हुआ है, अगर पानी को रोकना है हमें, मान लीजिए पतली दीवार है तो ये बहाव इसका पानी को लेके चला जाएगा इस घर को, या कुछ भी यहाँ रहेगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे बैरियर बना देंगे। तो जो पानी के बहाव के साथ जब बाढ़ आती है, आप देखते हैं तो पानी के बहाव के साथ जो घास फूस आती है तो आके यहाँ पे जम जाती है। जब जम जाती है यहाँ पे, तो इस पर पानी का प्रेशर इस दीवार पे कम पड़ता है, ठीक। तो सेम इसी तरह जो हमारे शरीर में होता है, चोट लगने के बाद क्या होता है, जो ये फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन में बदल जाता है। तो फाइब्रिन में यहाँ पे जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, यहीं पे जो जाल बनती है फाइब्रिन की, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये इसी में फंस जाते हैं, तो ब्लड का बहना रुक जाता है। इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड क्लॉटिंग हमारे ब्लड में, इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था, चर्चा किया था हिपैरिन के बारे में। हिपैरिन क्या है, एक तरह की एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने से
रोकता है। यह जैसे ही जब चोट लगती है, हवा के संपर्क में आता है, तो सबसे पहले क्या करता है, स्किन पर एक परत बना लेती है। जैसे आप रोटी खाते हैं ना, तो रोटी को जब आप ऐसे ज़मीन पे या कहीं बाहर रख दीजिए ऐसे, जब उसमें हवा लगती है या धूप लगता है तो वो कुछ दिन बाद सूख जाता है, एक पपड़ी की तरह बन जाती है। तो सेम वैसे ही हमारे शरीर में जहाँ चोट लगती है वहाँ पे एक जाल के रूप में ऐसे संरचना बन जाती है, और इसी जाल में WBC, RBC, प्लेटलेट सब क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर आप कभी देखा है जो मछली फंसाते हैं, हम मछली को पालन करते हैं, तो मछली का जाल बड़ी सी होती है, बड़ी सी जाल को तालाब में फेंकते हैं और उस जाल में मछलियाँ फंस जाती हैं। तो सेम उसी तरह क्या है, ये एक जाल है, एक नेट की तरह, जाल की तरह संरचना है। इसी में जो है हमारा RBC, WBC सब फंस जाता है और ब्लड जो है बाहर नहीं आ पाता है। अगर इसमें कौन सा, और इसके साथ इसमें एक विटामिन काम करता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन को पूछता है इससे कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन काम करता है, तो विटामिन के ब्लड के क्लॉटिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा क्या है, कैल्शियम आयन, कैल्शियम दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि कितने फैक्टर इसमें काम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, तो 13 फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। कितने भी एग्जाम हुए हैं और पूछता है कि ये प्रोथ्राम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ये सब बनते कहाँ पे, आपको हमने पहले ही बताया था कि जितने भी क्या हैं प्रोटीनियस नेचर के हैं, सभी का निर्माण कहाँ होता है, हमारे लीवर में। या जो ये फैक्टर का नाम यहाँ पे आया है 13 फैक्टर का, आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये फैक्टर क्या होते हैं। तो ये फैक्टर जो ये आया आपके प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब क्या हैं, ये एक तरह की प्रोटीन है, ये लीवर में इनका लीवर में फॉर्मेशन होता है, कृत में ये बनती हैं। इस तरह जो है अगर आपने किसी को चोट लग जाती है जब, तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उनके जो शरीर से ब्लड का बहना है वो बंद नहीं होता है, तो वो एक तरह का रोग है, उसे बोलते हैं हीमोफीलिया। इसी को बोलते हैं ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने के लिए हीमोफीलिया ना देकर देता है ब्लीडर डिजीज क्या है, तो ब्लीडर डिजीज भी क्या है, हीमोफीलिया को भी कहते हैं। ऐसे पर्सन जिसको थोड़ी सी चोट लगने पर रुधिर का बहना बंद नहीं होता है, अर्थात रुधिर का थक्का जो है नहीं बन पाता है और शरीर से अधिक मात्रा में रुधिर बह जाता है, इसे बोलते हैं हीमोफीलिया। जब अधिक शरीर से रुधिर बह जाएगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी। इस तरह ये ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक, अब इसी में आपको एक बताना है, हार्ट से संबंधित है वो, कि ब्लड प्रेशर इसे शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं रक्त दाब। क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोलते हैं इसको। आपको हमने हार्ट में बताया था कि हार्ट का काम क्या है, रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाना। तो जब मान लीजिए जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में आप टंकी है, टंकी में आप पेट्रोल डाल दिए, यहाँ पे पेट्रोल डाल दिए टंकी में, तो इंजन आपका यहाँ पे है, इंजन मान लीजिए यहाँ पे है, टंकी में तो आपने पेट्रोल भर दिया, लेकिन अब इसको यहाँ पे इंजन यहाँ चलेगा, तो जाने के लिए कोई वो होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। तो हमारे शरीर में इस माध्यम के लिए क्या है, यहाँ पे कुछ रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ, या इसी को ब्लड कैप्सूल्स कहते हैं, या हम कह सकते हैं धमनी और शिरा, धमनी और शिरा, इसी को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी और वेन। आपको मैंने बताया था कि धमनी का काम है शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, और शिरा जो है अशुद्ध रक्त को हृदय में वापस लाना और फिर फेफड़े में ले जाना। ठीक, तो जब यहाँ से पेट्रोल भरा हुआ है, तो उसी तरह जो ब्लड हमारे हृदय में है, तो वहाँ से इसको भेजना कहीं पे, तो भेजने के लिए कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। जैसे आप खेत में पानी सींचते हैं पाइप से, तो पानी में जब प्रेशर पड़ता है तो पानी दूर तक जाता है,
तो ऐसे ही इसमें क्या है, जो ये पाइप है एक प्रेशर से दबता है, तो रुधिर है वो हमारे शरीर में एक प्रेशर से दबता है। इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, कि ब्लड का हमारे शरीर में कितने प्रेशर से वो दौड़ रहा है या पहुंच रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। इसको नॉर्मली हम नापते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ये पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि सामान्यतः ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 120/80 जो है ये ब्लड प्रेशर सामान्यतः होता है। अगर यही ब्लड प्रेशर मतलब इतनी, इसको बोलते हैं सिस्टोल, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसडी कर सकते हैं। तो 120 है और ये 80 है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और मतलब सिकुड़ता और फैलता है, तभी जो ब्लड जो है शरीर में फैलता जाता है। तो इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। इस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर से जो ब्लड शरीर में पहुंचता है उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक, अगर किसी कारणवश जो ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल है, अगर 120 से कम हो जाएगी, 120 से मान लीजिए ये आपका 90 से या 90 हो जाए और ये 70 हो जाए, या ये 100 मान लीजिए इसको हो जाए। ठीक, सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया 100 और डायस्टोलिक 70। तो इसको बोलते हैं हम हाइपोटेंशन मतलब कहने का है कि जितनी प्रेशर से ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचना है उतने प्रेशर से ब्लड शरीर में नहीं पहुंच रहा है, इस टर्म को बोलते हैं हाइपोटेंशन। अगर यही ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाए, जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या कोई दिक्कत होती है शरीर में, तो हार्ट जो है बहुत तेज़ी से धड़कता है। जब तेज़ी से धड़कता है उसका मतलब है कि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, हार्ट को अधिक काम करना पड़ रहा है। तो 120 की जगह पे ये 140, अगर 100 हो जाए ब्लड प्रेशर, तो इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बोलते हैं। कहते हैं कि बहुत हाइपर क्यों हो रहे हैं, हाइपर बोलते हैं इसको, हाइपर मतलब कहते नहीं कि आप कोई बात हो कहते हैं बहुत हाइपर क्यों हो रहे हैं आप लोग। तो हाइपर का मतलब ये कि गुस्सा क्यों हो रहे हैं। जब गुस्सा इंसान होता है या क्रोध होता है या कोई दिक्कत होती है, दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है या किसी इमोशन में होता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो इसी को हम लो ब्लड, अगर कम हो गया तो बोलते हैं लो बीपी, कहते हैं बीपी लो हो गई है। ठीक, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो बोलते हैं कि इसको हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ब्लड प्रेशर या रक्तदाब को किससे हम मापते हैं। तो मापते हैं इसको स्फैग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछता है सामान्यतः जो है ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। ठीक, हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर जो है, रक्तदाब की जो मात्रा है वो सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। लो बीपी किसे कहेंगे, जब ब्लड प्रेशर या 120/80 से कम हो जाए तो बोलते हैं हाइपोटेंशन। यहाँ से केवल ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं एग्जाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, हार्ट साउंड जिसे कहते हैं हृदय की धड़कन। ठीक, हृदय की धड़कन को मापते हैं स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे
आप कह सकते हैं हिंदी में आला, सभी लोग जानते होंगे। जो डॉक्टर के पास जब परेशान होते हैं, आप बीमार होते हैं, जाते हैं दिखाने, तो सबसे पहले वो क्या करता है, आले को लेके यहाँ पे आपके सीने के पास, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों फेफड़े आपके हैं उसी के बीच में आपका हृदय है, तो आपके हृदय पे ये आला डॉक्टर लगाता है और कान में डाल के उसको हार्ट साउंड को सुनता है। तो इसी को बोलते हैं हार्ट साउंड या हृदय की धड़कन बोलते हैं। तो जब हृदय हमारा धड़कता है तो दो साउंड होती हैं, साउंड तो चार होती हैं उसमें, लेकिन दो ही साउंड सुनाई देती हैं। दो साउंड जो है बहुत छोटी होती हैं, वो सुनाई नहीं देती हैं। तो पहला साउंड है लब और सेकंड साउंड है डब। तो हृदय की साउंड क्या है, पहला लब, सेकंड डब। अब होता कब ये है, जब लब साउंड कब होता है, जब जो है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व या इसी को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, जब ये वाल्व बंद होती है तो लब की आवाज़ होती है। डब की आवाज़ जब सेमी ल्यूनर वाल्व, जब ये क्लोज होती है तो डब की आवाज़ होती है। जो पहली आवाज़ होती है लब, ये थोड़ी सी धीमी होती है और इसकी आवाज़ भारी होती है। लेकिन ये जो है सेकेंड है डब, ये शार्प होती है, इसकी आवाज़ तेज होती है और ये 0.1 सेकेंड, लगभग 1 सेकेंड में पूरी होती है। ये 0.15 सेकेंड में पूरी होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि हार्ट साउंड, हृदय की धड़कन को किससे मापते हैं, स्टेथोस्कोप से। हार्ट की पहली साउंड क्या है, लब, सेकेंड साउंड क्या है, डब। कब होती है लब की, जब मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व बंद होती है, क्योंकि जो ब्लड की सप्लाई है, जो हमने पीछे बताया था आपको कि जो यहाँ ये क्या है आपका लेफ्ट आर्किल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल है, ठीक। जब हृदय से, ये चारों कक्ष हैं हृदय के, जो यहाँ से जो ब्लड जो यहाँ से आर्किल से वेंट्रिकल में आएगा, ठीक, और यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक आवाज़ होगी। जैसे अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है ऐसे ही नॉर्मली, आप किसी प्लास्टिक में पानी भरिए या कोई रबड़ का थैला हो, उसमें पानी भरिए और उसमें जो है नीचे थोड़ा सा उसको बांध दीजिए या हल्का सा उसमें छेद कर दीजिए। जो पानी नीचे गिरेगा तो थोड़ा सा आवाज़ होती है, ठीक। तो उसी तरह जो है हमारे हृदय में क्या होता है, दो आवाज़ होती है, इसे बोलते हैं हार्ट साउंड या हृदय की धड़कन। आपके इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और बनता है, ECG, ECG इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं, ECG को इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ बोलते हैं। जैसे आप कभी अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ पे जो पेशेंट होता है उसके हाथ में, अंगुलियों में और पैर में कुछ मशीन लगी होती है और उसका जो कनेक्शन एक टीबी की तरह ऐसे उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड में टीबी की तरह ऐसे बना होगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है पल्स चलती रहती, मतलब वो क्या कहते हैं, जैसे लाइट की हो तो वेव की तरह, तरंग की तरह से चलती रहती हैं और यहाँ से आवाज़ आती रहती है, पीप पीप की ऐसे आवाज़ आती रहती है। इसी को बोलते हैं ECG। मतलब कहने का है जो हमारा हृदय है उसमें जो है जब इम्पल्स, जो बताया था पिछले क्लास में हमने कि जो ऐसे नोड हमारा है क्या इम्पल्स जनरेट करता है, तो वह उसी जनरेट को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऐसे तो हम नहीं किसी का हार्ट देख पाएंगे कि हार्ट जो चल रहा है उसमें जो वेव निकल रही है कैसे निकल रही हैं, तो उसके लिए क्या होता है ECG कराते हैं और जो है हम पता लगाते हैं कि हृदय की धड़कन तेजी से चल रही है कि नहीं। तो इसमें होता है
ऐसे, तो ऐसे दिखाई देती है। उसमें P Q R S ऐसे बने होते हैं। तो यही P Q R S जो होता है, इसी से जो है डॉक्टर लोग पता लगाते हैं कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लीजिए P जो है ये जो है इसकी इतनी है, अगर ये जो है इतनी पहुंच जाए, क्योंकि ये है Q जो है और इसकी लंबाई बढ़ जाए या R की लंबाई में डिफरेंट आ जाए, इसी से डॉक्टर पता लगाता है कि आपकी जो है आर्ट की मतलब निलय या अलिंद में क्या समस्या है और उसका इलाज वो करता है। ठीक, ये आपका था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है आपका RH फैक्टर। ठीक, उसको हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग पढ़िए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय भारत। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत।